चल रहा था उत्तर प्रदेश राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। तो इसमें मैंने आपको पिछली क्लास में बहुत कुछ कराया है इस टॉपिक से संबंधित। अगर आपने वो नहीं देखी है तो राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और आपके जितने भी इसमें विधान परिषद और जो आपकी 18वीं विधानसभा है उसके बारे में क्वेश्चन कराए हैं, कार्यपालिका, ठीक है, और सचिवालय के बारे में बताया है पिछली क्लासों में। और यहाँ पर मंडल आयुक्त क्या होता है, उत्तर पंचायती राज प्रणाली क्या है वो करा दिया है पिछली क्लासों में, ठीक है। जिला पंचायत, आपका क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत के बारे में, ठीक है। नगरीय स्थानीय शासन के बारे में, नगर निगम हो या नगर पालिका हो, ठीक है, नगर पालिका परिषद हो या नगर पंचायत हो, तो ये टॉपिक मैंने आपको पिछली क्लासों में करा दिए हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको छोड़ा था राज्य वित्त आयोग, तो आज यहाँ पर पढ़ेंगे राज्य वित्त आयोग क्या होता है, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में जरूर बताया करें। देखिए, तो राज्य वित्त आयोग की यहाँ पर हम बात आ रही थी। देखिए, राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर क्या करता है, यानी कि जो राज्य का राज्यपाल होता है, राज्य का राज्यपाल, तो राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष बाद, ठीक है, कितने वर्ष बाद, प्रत्येक 5 वर्ष बाद पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा। क्या करेगा राज्यपाल, 5 वर्ष के बाद पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्तीय आयोग का गठन करेगा, ठीक है। के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा, ठीक है। तो इसको नोट करते चलना, पॉइंट टू पॉइंट लिखवाऊंगा, सारे मोस्ट रहेंगे, ठीक है। अब देखिए, ये जो दिया गया है तो किस में दिया गया है, तो राज्य वित्त आयोग का जो गठन होता है वो आपका अनुच्छेद 243(6), ठीक है, अनुच्छेद 243(6), ठीक है। अनुच्छेद 243(6) में क्या है, इसके तहत राज्य वित्त आयोग के गठन करने की शक्ति राज्यपाल को दी गई है, ठीक है। के तहत राज्य वित्त आयोग, ठीक है, राज्य वित्त आयोग के गठन करने की शक्ति, किसे दी गई है, राज्यपाल को दी गई है, ठीक है। किसे दी गई है शक्ति, राज्यपाल को, ठीक है। अब देखिए, यहां पर जो प्रति 5 वर्ष की समाप्ति पर करेगा, कब करेगा, प्रति 5 वर्ष की समाप्ति पर, प्रति 5 वर्ष की समाप्ति पर, ठीक है। तो इसको भी यहां पर नोट कर लेना। अब देखिए, एक क्वेश्चन यहां पर बनता है, प्रथम राज्य वित्त आयोग कब गठित हुआ था, तो प्रथम, अगर बात करूं प्रथम राज्य वित्त आयोग कब गठित हुआ था, प्रथम राज्य वित्त आयोग जो हुआ था गठित, वो कब हुआ था, तो वर्ष 1994 में गठित हुआ था, ठीक है। तो यहां पर इसको नोट कर लेना, ठीक है। अब देखिए, यहां पर पंचायतों की धनराशि का जो वितरण होता है वो राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के आधार पर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लेना, यानी कि पंचायतों को धनराशि का वितरण, तो धनराशि का जो वितरण करता है तो राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों पर, ठीक है,
राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग की संस्तुति पर। ठीक है, राज्य वित्त आयोग की संस्तुति पर। ठीक है, पर किया जाता है, तो इसको भी यहां पर नोट कर लेना। चलिए उसके बाद देखिए यहां पे नोट करना, उत्तर प्रदेश की पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, यानी कि उत्तर प्रदेश के, यहाँ पर नोट करना, उत्तर प्रदेश के पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार, पंचम राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार। ठीक है, सिफारिशों के अनुसार, सिफारिशों के अनुसार। अब सिफारिशों के अनुसार क्या होता है, देखिए पंचायती राज संस्थाओं के अंश से 15% जिला पंचायत को, ठीक है, क्या करता है, पंचायती राज संस्थाओं के, पंचायती राज संस्थाओं के अंश से 15% जो देता है, 15% जिला पंचायत, 15% क्षेत्र पंचायत, 15% क्षेत्र पंचायत, और 70%, ठीक है, 70% ग्राम पंचायत को दिया जाता है, ग्राम पंचायत को दिया जाता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, ये आपके क्वेश्चन में पूछ लेता है, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर भी लिखवाया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पर मैंने आपको लिखवाया था, प्रथम राज्य वित्त आयोग कब गठित हुआ, तो 1994 में। अब देखिए यहाँ पे एक हेडिंग डाल लेना, राज्य वित्त आयोग और उनके अध्यक्ष क्या क्या रहे थे। ठीक है, आयोग और उसके अध्यक्ष। देखिए प्रथम की अगर यहाँ पे बात करूँ, प्रथम की, तो इसके अध्यक्ष रहे थे श्री भालचंद्र शुक्ल। ठीक है, भालचंद्र शुक्ल। द्वितीय की अगर बात करूं, द्वितीय, तो द्वितीय के कौन रहे, श्री टी एन धर, श्री टी एन धर। ठीक है, अब तृतीय की बात करूं, तृतीय, तो तृतीय रहे सैयद अली ताहिर रिजवी, सैयद अली ताहिर रिजवी। ठीक है, अब चतुर्थ की अगर यहाँ पे बात करें, चतुर्थ, तो चतुर्थ कौन रहे, श्री अतुल कुमार गुप्ता, श्री अतुल कुमार गुप्ता। ठीक है, अब यहाँ पे अगर बात करें पंचम यानी कि वर्तमान की, पंचम यानी कि वर्तमान, तो कौन है, श्री आनंद मिश्रा। कौन है, श्री आनंद मिश्रा, आनंद मिश्रा। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना क्योंकि ये आपका पूछ सकता है। ठीक है, तो वर्तमान में कौन है, श्री आनंद मिश्रा। तो ये हो गया। अब देखिए उसके बाद आगे एक चीज़ यहाँ पे नोट करना, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, राज्य
निर्वाचन आयोग। जो पॉइंट है वही लिखवाऊंगा, ज़्यादा थ्योरी लिखवाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग। अब राज्य निर्वाचन आयोग क्या होता है? देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग की अगर बात करूं यहाँ पर, तो संविधान का 243 तय से यह तक, देखिए संविधान के अनुच्छेद, यहाँ पे अगर बात करूँ राज्य में, संविधान के अनुच्छेद 243 टै से यह तक, ठीक है, टै से यह तक के तहत राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की शक्ति, राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की शक्ति, आयोग के गठन की शक्ति किसे दी गई है? राज्यपाल को। ठीक है, तो गठन की शक्ति किसे है? राज्यपाल को। इसको यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नोट करना, देखिए राज्य निर्वाचन आयोग को, जो राज्य निर्वाचन आयोग होता है, राज्य निर्वाचन आयोग को ग्राम पंचायत, नगर पंचायत के सभी निर्वाचनों हेतु निर्वाचक नावली तैयार करने, निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग को ग्राम पंचायत हो या तो आपकी ग्राम पंचायत एवं नगर पंचायत के सभी निर्वाचनों ठीक है हेतु निर्वाचक नामावली तैयार करने, निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान की गई है, और नियंत्रण करने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को नोट कर लेना। देखिए, एक चीज़ यहाँ पर नोट करना, उत्तर प्रदेश राज्य का निर्वाचन आयुक्त कौन है इस समय? यहाँ पर अगर बात करें, उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन वर्तमान, तो वर्तमान की अगर यहाँ पे बात करें तो मनोज कुमार हैं। ठीक है, कौन है? मनोज कुमार, यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आगे यहाँ पर नोट करना न्यायपालिका। अब यहाँ पे डालना आप हेडिंग आगे न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका। तो न्यायपालिका की अगर बात करूं, न्यायपालिका देखिए, तो उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ की अगर बात करें, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ, उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है आपकी? इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद है। अगर यहाँ पे बात करें खंडपीठ, तो खंडपीठ कहाँ पर है? लखनऊ में।
खंडपीठ लखनऊ में। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। अब उसके बाद जो इसमें पॉइंट बनता है, देखिए उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना। अगर यहाँ पे बात करें उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना, ठीक है, उच्च न्यायालय की स्थापना तो कब करी गई थी? 1866 में। 1866 में कहाँ पर करी गई थी? आगरा में। ठीक है, 1866 आगरा में। अब ये यानी कि जो 1869 इलाहाबाद में स्थानांतरित। ठीक है, तो 1800 यहाँ पर इसको नोट कर लेना। 1869 में इलाहाबाद स्थानांतरित की गई। ठीक है, इलाहाबाद स्थानांतरित, तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेना, स्थानांतरित की गई। ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना। उसके बाद एक चीज़ नोट करना यहाँ पर, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या, यानी कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या, न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो 160 है। ठीक है, कितनी है? 160 है, जो किसी देश के अन्य उच्च न्यायालय से अधिक है। ठीक है, जो देश के अन्य उच्च न्यायालयों से अधिक है, जो देश के अन्य किसी उच्च न्यायालय से अधिक है। ठीक है, उच्च न्यायालय से अधिक है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना एक चीज़ को। देखिए, अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। अगर यहाँ पे बात करूँ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, अगर यहाँ पे बात करें नियुक्ति की, तो किस प्रकार होती है? राज्यपाल के परामर्श और अन्य न्यायाधीशों। ठीक है, तो राज्यपाल के परामर्श से, किससे होती है? राज्यपाल के परामर्श से। ठीक है, राज्यपाल के परामर्श से। किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, अब देखें, अब अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर, यहाँ पर अगर बात करें अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अगर इनकी नियुक्ति की बात करें तो इनकी नियुक्ति किनके द्वारा होती है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर राज्यपाल के परामर्श के साथ साथ राज्यपाल के परामर्श के साथ, ठीक है,
से एवं अन्य एवं उच्च न्यायालय, यहाँ पर इसको नोट कर लेना, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लिया जाता है। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश से भी परामर्श लिया जाता है। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ नोट करना, उत्तर प्रदेश की न्यायिक सेवा जो है 2 भागों में बटी हुई है। उत्तर प्रदेश की न्यायिक सेवा, उत्तर प्रदेश की न्यायिक सेवा, न्यायिक सेवा, जो न्यायिक सेवा है वो आपकी 2 भागों में बटी हुई है। ठीक है, 2 भागों में बटी है। अब कौन कौन से भाग हैं? तो पहले है इसमें आपका उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा, उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सेवा, सिविल न्यायिक सेवा। और दूसरी है इसमें उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा, उत्तर प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा। ठीक है, तो इनको यहाँ पर नोट कर लेना। ठीक है, न्यायिक सेवा, तो ये 2 उसमें बटी हुई है। अब देखिए यहाँ पे अगर बात करें उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सर्विस के जो अंतर्गत आते हैं, यहाँ पर अगर यहाँ पे बात करें उत्तर प्रदेश सिविल न्यायिक सर्विस, ठीक है, न्यायिक सिविल ठीक है, न्यायिक सर्विस के जो अंतर्गत आते हैं, देखिए तो इसके अंतर्गत जो आते हैं तो मुंसिफ मजिस्ट्रेट सर्विस के अंतर्गत यहाँ पर इसको नोट कर लेना, अंतर्गत जो आते हैं मुंसिफ मजिस्ट्रेट, तो यहाँ पर इसको नोट करते चलना, मुंसिफ मजिस्ट्रेट और लघु वाद न्यायाधीश आते हैं। ठीक है, और लघु वाद न्यायाधीश, ठीक है, लघु वाद न्यायाधीश आते हैं। ठीक है, और उच्च न्यायिक सेवा की अगर बात करें, उच्च न्यायिक सेवा, तो यहाँ पर अगर बात करें उच्च न्यायिक सेवा, तो इसके अंतर्गत जो आते हैं, देखिए उच्च न्यायिक सेवा के अंतर्गत की अगर यहाँ पे बात करें अंतर्गत, तो इसके अंतर्गत जो आते हैं वो आते हैं, देखिए सिविल एवं सेशन जज। ठीक है, सिविल और आपके सेशन जज, सिविल एवं सेशन जज, ठीक है, सेशन जज आते हैं। अब देखिए, अब इन्हें वर्तमान में क्या कहते हैं? जिन्हें वर्तमान में अगर यहाँ पे बात करें, जिन्हें वर्तमान में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। अब देखिए यहाँ पर और एक चीज़ नोट करना आगे, प्रदेश के जिलों में जिला और सत्र न्यायाधीश, ठीक है, प्रदेश के जिलों में जिला सत्र न्यायाधीश के अतिरिक्त, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लेना, प्रदेश के जिलों में जिला
प्रदेश के जिलों में जिला तथा सत्र न्यायाधीश, ठीक है, जिला तथा सत्र न्यायाधीश अतिरिक्त जिला देखिए जिलों में जो होते हैं जिला सत्र न्यायाधीश, तो यहाँ पर इसको नोट करते चलना, सत्र न्यायाधीश अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश सत्र न्यायाधीश सिविल जज ठीक है, सिविल जज सीनियर डिवीजन, जिसे बोलते हैं सीनियर डिवीजन, यहाँ पे इसको नोट कर लेना, सीनियर डिवीजन, ठीक है, सीनियर डिवीजन। उसके बाद लघुवाद न्यायाधीश और सिविल जज जिसे बोलते हैं जूनियर डिवीजन के न्यायालय स्थापित हैं, ठीक है, जूनियर डिवीजन के न्यायालय स्थापित हैं, ठीक है, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, न्यायालय स्थापित हैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, जिला स्तरों के सभी न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण रहता है। यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लेना, जिले स्तर के सभी न्यायालयों पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण रहता है, पर उच्च न्यायालय का नियंत्रण रहता है, ठीक है, तो इसको भी यहाँ पर नोट कर, नियंत्रण रहता है। अब देखिए अब इसमें किस प्रकार से होते हैं, तो मैंने आपको अभी लिखवाया था, तो एक बार फिर बता देता हूँ। सबसे ऊपर क्या होता है आपका उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय, समझने में आसानी रहेगी। उसके नीचे होता है अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, उसके नीचे क्या होते हैं आपके अधीनस्थ न्यायालय, तो यहाँ पर इसको नोट कर लेना, अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालय हो गए। अब अधीनस्थ के न्यायालय के अंतर्गत जो आते हैं वो यहाँ पर उसको नोट कर लेना। तो इसमें क्या क्या आते हैं, देखिए जैसे आपका इसमें जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ठीक है, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ठीक है, सत्र न्यायाधीश अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश बोलते हैं जिसे, तो ये हो गया, यानी कि अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ठीक है, ये होता है। और दूसरा जो होता है इसमें देखिए यहाँ पर नोट करते चलना इनको, सिविल जज, कौन होता है सिविल जज जिसे बोलते हैं सीनियर डिवीजन एवं लघुवाद न्यायाधीश, ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना, सीनियर डिवीजन एवं लघुवाद न्यायाधीश,
ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। और इसमें क्या होता है देखिए, और इसके नीचे क्या होते हैं, इसको भी यहाँ पर नोट करना। और इसमें क्या होता है, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट, ठीक है। और इसमें होता है अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है, ये होता है। और इसमें होता है अपर मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पर नोट कर लेना। और क्या होता है इसमें, और एक होता है इसमें आपका यानी कि विशिष्ट न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, विशिष्ट न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, पारिवारिक न्यायालय, ठीक है। तो ये अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत ही आते हैं, तो इसलिए मेरा उद्देश्य इसको लिखवाने का यही था, ठीक है। उसके बाद इसमें आगे पढ़ेंगे लोक अदालत, राजस्व परिषद, लोकायुक्त, ठीक है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग, कारागार प्रशासन एवं सुधार गृह, तो इसमें आगे पढ़ाऊंगा और आपके कल के टॉपिक में। तो आज इसको यहीं पर विराम देते हैं, ठीक है। तो इसको यहाँ पर नोट कर लेना। और जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आपके पॉइंट टू पॉइंट मैंने आपको अधिकतर करा दिए हैं, और सारे जब तक पॉइंट टू पॉइंट आपको नहीं लिखवा दूंगा तो सारा कंप्लीट इसमें जब तक नहीं होगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल इसमें आगे की क्लास के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।